हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। और आज मैं लेकर आई हूँ द मच अवेटेड लेसन सीक्वेंसेस एंड सीरीज ऑफ क्लास 11th मैथ्स, और हमेशा की तरह खत्म करेंगे सिर्फ एक वीडियो में। सबसे पहले बता दूं, सीक्वेंस एंड सीरीज बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, यानी कि ध्यान देने का, प्रैक्टिस करने का, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने का, राइट। तो यहाँ पर मजेदार बात यह है कि इस लेसन के अंदर कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ 2-4 कॉन्सेप्ट्स है, बट उन 2-4 कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड तरह तरह के क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि आपके टेक्स्ट बुक में भी खूब सारे क्वेश्चंस हैं, हर एक्सरसाइज में 20, 30, 32 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हमारा आज क्या एजेंडा है, इस वीडियो के अंदर हम सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को करेंगे क्रिस्टल क्लियर। साथ ही हम करते चलेंगे कुछ क्वेश्चन सारे टॉपिक के ऊपर बेस्ड। और इस वीडियो के बाद फिर से एक वीडियो आएगी जिसके अंदर हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो आर वी ऑल रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो ये है कि व्हाट इज अ सीक्वेंस एंड व्हाट इज अ सीरीज। तो चलो शुरुआत करते हैं सीक्वेंस से। क्या होता है सीक्वेंस? ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब एग्जाम्पल लेंगे, पापा ने हमें गिफ्ट किया ये पिगी बैंक और साथ ही इसमें डाल दिए 100 रुपीज का नोट। अच्छा है। पापा ने साथ ही ये प्रॉमिस किया कि मैं हर दिन तुम्हें 10 रुपीज दूंगा जो तुम इसमें डालते जाना और पैसे जमा करते जाना। तो अब अगर हमें ये देखना हो कि इस पिगी बैंक के अंदर कितने पैसे जमा हो रहे हैं हर दिन, तो वो कुछ यूं दिखेगा, राइट। शुरुआत हुई पहले दिन से 100, उसके बाद 110, 120, 130, 140 एंड सो ऑन। तो ये क्या है? इसमें हमें क्या दिख रहा है? इसमें हमें बहुत सारे नंबर्स दिख रहे हैं। तो बेसिकली एक लिस्ट ऑफ नंबर्स दिख रहा है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। यहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। कैसे? मान लो दूसरे दिन मैं कह रही हूं कि पिगी बैंक में 110 रुपीज है और तीसरे दिन 120 रुपीज है। मैंने कहा नहीं यार, इनको ना एक्सचेंज कर देते हैं, 120 पहले लिखते हैं, 110 बाद में लिखते हैं। चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि दूसरे दिन पिगी बैंक में 110 ही होंगे और तीसरे दिन ही पिगी बैंक में 120 रुपीज होंगे, राइट। तो यानी कि ऑर्डर यहां पे इंपॉर्टेंट है। तो ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स है और ये एक एग्जाम्पल है सीक्वेंस का। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लेते हैं कि भाई कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि यार घर पे बैठे बैठे ना मैं वेट गेन कर रहा हूं, तो कुछ एक्सरसाइज करते, कुछ कसरत करते, शुरू करते हैं पुशअप्स करना। तो मान लो एक बच्चे ने ये डिसाइड किया कि यार मैं पुशअप्स करूंगा अब, और हर वीक जो है ना मैं नंबर ऑफ पुशअप्स को डबल कर दूंगा, मतलब बढ़ाते जाऊंगा जब तक मैं 40 पुशअप्स नहीं कर लेता हूं। ठीक है, तो उसने कहा कि भाई मैं शुरुआत करूंगा 5 पुशअप्स से। तो यानी कि पहले हफ्ते वो 5 पुशअप्स करेगा, उसके अगले हफ्ते 10, उसके अगले हफ्ते 20 और उसके अगले हफ्ते 40। तो ये हमें क्या मिल गया? ये एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है, पहले 5, फिर 10, फिर 20, फिर 40। तो ये भी हो गया एक एग्जाम्पल सीक्वेंस का। अब सीक्वेंस के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ये 5, 10, 100, 120, ये जो भी नंबर्स हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, इन्हें हम कहते हैं टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। तो इन जनरल जब हमें डिनोट करना होता है तो हम इसे जनरली स्मॉल a से डिनोट करते हैं। तो हम ऐसे कहते हैं कि भाई ये एक सीक्वेंस है, उसके जो टर्म्स हैं वो है A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे हम डिनोट करते हैं। चलो बढ़िया है। अब सीक्वेंस 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है जिसमें एक सीक्वेंस के अंदर फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स हो, जैसे कि ये दूसरा वाला एग्जांपल जिसमें 5, 10, 20, 40 ये 4 ही टर्म्स हैं। तो ये है हमारा फाइनाइट सीक्वेंस, क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। और दूसरी तरफ जो हमारा पहला एग्जाम्पल था, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट सीक्वेंस, जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, उसमें 5, 10, 15 टर्म्स नहीं है। अब पापा ने कहा है कि भाई 10 रुपए डालते जाएंगे, तो वो हर दिन डालते जाएंगे हमेशा, राइट। तो यानी कि वो डलते जा रहा है, तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो बहुत हैं, तो वो इन्फिनिटी तक चल रहा है। तो जनरली इनफाइनाइट सीक्वेंस को हम डिनोट कैसे करते हैं? डॉट 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 से।
तो थोड़े शुरू के 3-4 टर्म्स हम लिख देते हैं, उसके बाद हम डॉट 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 डाल देते हैं। तो जैसे ये 3 डॉट्स हमें दिखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भैया ये तो इन्फिनिटी तक जाने वाला है। अब जिन सीक्वेंसेस के अंदर एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है उन्हें हम कहते हैं प्रोग्रेशन। बेसिकली सीक्वेंसेस विथ अ स्पेसिफिक पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशंस। मतलब यही 2 एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो अगर पहला वाला एग्जाम्पल हम देखें तो 100, 110, 120, 130, 140 इस तरह से इसके टर्म्स बढ़ रहे थे, राइट। तो हम नोटिस करते हैं कि पहले टर्म में अगर हम 10 ऐड कर देते हैं, अगर हम 10 ऐड करते हैं तो हमें दूसरा टर्म मिलता है, दूसरे में 10 ऐड किया तीसरा मिला, तीसरे में 10 ऐड किया चौथा मिला, एंड सो ऑन। यानी कि यहाँ पर एक पैटर्न है और इसी तरह के सीक्वेंस को हम कहते हैं प्रोग्रेशन। उसी तरह अगर हम दूसरे वाले एग्जाम्पल पे भी फोकस करें तो क्या है, 5, 10, 20, 40। 5 में 2 मल्टीप्लाई किया तो आ गया 10, 10 में 2 मल्टीप्लाई किया तो आ गया 20, 20 में 2 मल्टीप्लाई किया तो आ गया 40। तो यहाँ पर भी एक स्पेसिफिक पैटर्न है, तो ये भी जो है सीक्वेंस ये कहलाएगा प्रोग्रेशन। ठीक है। अब प्रोग्रेशन जो है ये 3 तरह के होते हैं। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं एपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसे हम कहते हैं जीपी, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन जिसे हम कहते हैं एचपी। ओके। अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आपने ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ रखा है और वही वजह है कि आपको ये लेसन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं लगने वाला है, क्योंकि शुरुआत का काफ़ी कुछ जो है ना वो आपने ऑलरेडी 10th में पढ़ा हुआ है। ठीक है। उसके बाद है जीपी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में इस वीडियो के अंदर, और उसके बाद है एचपी जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसीलिए अभी फिलहाल हम बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से एपी और जीपी को डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले कि हम एपी जीपी को डिटेल में डिस्कस करें, पहले ये तो जान लें कि सीरीज क्या होता है। सो व्हाट इज अ सीरीज? सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। यानी कि सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं उनको जब हम ऐड करते हैं सो दैट बिकम्स अ सीरीज। एग्जाम्पल, वही 2 एग्जाम्पल्स हम लेंगे अभी भी। तो जो पहला एग्जाम्पल था वो मेरा सीक्वेंस था, पहले 100, 110, 120, 130। तो आप देख रहे हो कि सबके बीच में हमने कॉमा डाला हुआ था, राइट। तो अगर इस कॉमा को हम गायब कर दें और इसकी जगह ले आए प्लस साइन यानी कि एडिशन वाला सिंबल, तो क्या हो गया, इसका मतलब अब ये सारे टर्म्स का सम हो रहा है, तो ये बन जाएगा मेरा सीरीज। तो यानी कि जब भी सीक्वेंस का कॉमा गायब होके वहां पे प्लस का सिंबल आ जाता है तो मेरा सीक्वेंस बन जाता है सीरीज। तो बेसिकली हर सीक्वेंस का एक कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज होता है, ठीक है ना। उसी तरह जो दूसरा एग्जाम्पल था हमारा 5, 10, 20, 40, इसमें भी जब कॉमा देके हम लिखते हैं तो ये मेरा सीक्वेंस होता है। जैसे ही हम कॉमा हटा के उसमें प्लस साइन डाल देते हैं तो ये बन जाता है सीरीज। ठीक है। अब सबसे जरूरी बात, एक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट बात बतानी है यहाँ पे, तो अगर किसी का ध्यान भटक भी गया है तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट। तो जरूरी बात यह है कि जब मैं कह रही हूं कि सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज सीरीज, बहुत से बच्चे सोच रहे हैं अच्छा तो इसका मतलब है कि जैसे ये जो दूसरा वाला एग्जाम्पल है 5, 10, 20, 40, इनको जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 + 20 + 10 + 5, 60 + 70, 75, राइट। तो यानी कि 75 जो इसका सम है दैट इज द सीरीज। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसको समझो अच्छे से। जब मैं कहूंगी व्हाट इज द सीरीज तो आप क्या करोगे, सिर्फ कॉमा हटा के प्लस डाल दोगे, यानी कि 5 + 10 + 20 + 40, दिस इज द सीरीज। जब मैं कहूंगी व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज, तब आप इन्हें एक्चुअली जोड़ोगे और बोलोगे कि सम ऑफ द सीरीज इज 75। तो मतलब 2 अलग चीजें हैं, एक है सीरीज, एक है सम ऑफ द सीरीज। सम ऑफ द सीरीज में हम एक्चुअली टर्म्स को ऐड करके उसका सम निकालते हैं, और सीरीज के केस में हम क्या करते हैं, जैसे हमने सीक्वेंस लिखा था एग्जैक्टली वैसे ही लिखते हैं, सिर्फ कॉमा को गायब करके डाल देते हैं प्लस साइन। कई बार सीरीज को शॉर्ट में डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं समेशन सिंबल का, जिसे हम सिग्मा नोटेशन भी कहते हैं। अब जैसे क्या होता है कि जनरली अगर आपको इन जनरल कोई सीक्वेंस है जिसके अंदर टर्म्स हैं A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन, अब अगर इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, A1 + A2 + A3 + A4, तो ये काफी लंबा हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए इसको शॉर्ट में हम कैसे लिखते हैं, समेशन ऑफ AK वेर K चेंजेस फ्रॉम 1 to N, यानी कि K की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर के N तक चेंज होती जाएगी। तो एंड दिस रिप्रेजेंट्स द सीरीज।
चलो बच्चों, तो शुभारंभ करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी का। तो एपी कुछ नया नहीं है क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ रखा है और आप देखोगे कि कुछ खास नया पढ़ेंगे नहीं, उन्हीं चीजों को एक बार फटाफट से रिकैप करेंगे, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? कोई भी एक सीक्वेंस, लेट्स से A1 A2 A3 A4 अप टू AN, सच दैट कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है दैट इज कांस्टेंट, यानी कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 एंड सो ऑन। मतलब एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हमारे पास ये सीक्वेंस है 2 4 6 8 10 12 सो ऑन। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि हर दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है दैट इज 2। 4 और 2 का डिफरेंस कितना है? 2। 6 और 4 का डिफरेंस कितना है? 2। 8 और 6 का डिफरेंस कितना है? 2। 10 और 8 का डिफरेंस कितना है? 2। तो मतलब हर दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है दैट इज कांस्टेंट एंड दैट इज व्हाई दिस इज एन एपी या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये एक ऐसा एपी है जिसमें ओवरऑल जो वैल्यू है वो कम से ज्यादा हो रही है, तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ रही है, इसीलिए दिस इज एन इंक्रीजिंग एपी। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स लुक एट दिस एग्जाम्पल। 100 95 90 85 80 एंड सो ऑन। इसमें क्या हो रहा है? इसमें भी हर दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो है वो सेम है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? -5। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? -5। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म क्या होगा? -5। तो यानी कि जो डिफरेंस है यहां भी कांस्टेंट है, तो ये भी एपी है, बट यहां पर जो ओवरऑल वैल्यू है वो धीरे धीरे घटती जा रही है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिक्रीजिंग एपी या फिर रिड्यूसिंग एपी। अब हम तीसरा जो एग्जाम्पल लेने वाले हैं जो कि है ये 2 2 2 2 2 2, ये ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है, लेकिन ये एपी है। आप पूछोगे क्यों? इसमें तो सेम टर्म को लिख रखा है बार बार। तो क्या हुआ? एपी का जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से यहां पर हर दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या है? 0। तो फिर हुआ ना एपी, क्योंकि एपी में ऐसा तो कभी नहीं बोला कि भाई जो कॉमन डिफरेंस है वो नॉन जीरो होना चाहिए। ये कहा गया कि जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए, तो कांस्टेंट यहां भी है, तो ये भी एक एपी है। और एपी में ये जो कांस्टेंट डिफरेंस होता है इसे कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। एपी के अंदर हमने दो मेन चीजें पढ़ी थी। पहला तो ये कि nth टर्म ऑफ एपी। कोई भी एपी में अगर मुझे रैंडमली कोई भी एक nth टर्म निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? अब आप कहोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर मेरे पास ये एपी दिया हुआ है 2 4 6 8 10 12 और कोई पूछेगा अगला टर्म क्या होगा, तो मैं 2 और ऐड कर दूंगा 14, उसका अगला टर्म क्या होगा, 2 और ऐड कर दूंगा 16, उसका अगला 2 और ऐड कर दूंगा 18। तो ये तो आसान है, इसके लिए मुझे अलग से फॉर्मूले की ज़रूरत ही नहीं है। अभी तो नहीं है, बट अगर मैं ऐसा पूछ दूं कि इसका लेट्स से 78th टर्म क्या होगा, कब तक 2 ऐड करते जाओगे? राइट? तो इसका मतलब अगर मैं कुछ बहुत दूर का कोई nth टर्म पूछ लूं कि भाई लेट्स से 200th टर्म क्या होगा, राइट, इस तरह का कुछ भी पूछ लूं तो इतनी आसानी से हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, मतलब ऐसे हम जोड़ते नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए ज़रूरत पड़ती है nth टर्म निकालने के इस फॉर्मूले की। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? a प्लस n-1 इंटू डी, जहां पर a क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, n क्या है? ऑब्वियसली नंबर ऑफ टर्म्स, और d है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जो दूसरा कॉन्सेप्ट हम एपी में पढ़ते हैं वो है सम ऑफ n टर्म्स। कोई भी अगर एपी दिया हुआ है और मुझे अगर उसके कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म्स के लेट्स से पहले 10 टर्म का हमें सम निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? अब उनको मैनुअली जोड़ना अगेन इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर मैं पूछूं कि सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स, कहाँ से ऐड करते जाओगे 50 टर्म्स, राइट? तो इसीलिए वहां पर ये काम आएगा। और ये फॉर्मूला क्या है? तो सम ऑफ n टर्म्स को हम डिनोट करते हैं Sn से। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां पर वही नोटेशंस तो वही है, a पहला टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, d कॉमन डिफरेंस है। तो कुछ नया पढ़ा हमने? कुछ भी नया नहीं पढ़ा, क्योंकि ये सब कुछ हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा था, लेकिन इसको रिकैप इसलिए किया क्योंकि अभी भी इन कॉन्सेप्ट से हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट क्वेश्चंस थोड़े से
ट्विस्टेड हो सकते हैं। तो चलो थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखेंगे, उससे पहले फटाफट से देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। फटाफट से देखते हैं हम प्रॉपर्टीज। तो पहला प्रॉपर्टी, इफ अ कांस्टेंट इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ एन एपी द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो एन एपी। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक एपी है 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये एक एपी है। अगर इस एपी के हर एक टर्म में हम एक कांस्टेंट को ऐड करें, जैसे कि सारे टर्म में मान लेते हैं हमने 1 ऐड कर दिया, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, सेम चीज ऐड करना है, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, अब ये मेरा जो नया एपी बनेगा वो बनेगा 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ये क्या है, ये भी एक एपी है। यहां पर हम देख रहे हैं कि हर 2 टर्म के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, 2 है, तो ये एपी है, राइट। ठीक इसी तरह से दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि इफ अ कांस्टेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एन एपी द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो एन एपी। तो अब इसी वाले एपी का एग्जाम्पल लेते हैं, ये 3, 5, 7, 9, 11, 13 इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान लेते हैं कि हम इसमें हर एक टर्म से जो है हम क्या करते हैं, हम -1 कर देते हैं सारे टर्म में से, ठीक है। तो क्या होगा, क्योंकि सब में से हम एक कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अब हमें मिल जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये क्या है, यहां पर हम देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है, तो ऑब्वियसली ये भी हमारा एक एपी है। ठीक उसी तरह से अगर हम हर एक टर्म को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी होगा। जाहिर सी बात है कि भाई अगर हमारा वही 3, 5, 7, 9 वाले एपी को कंसिडर करें, मान लेते हैं कि हम सारे टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 6, 10, 14, 18, 22 इस तरीके से मिलेंगे। और यहां पर भी अगर देखो तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 है, 4 है, 4 है, तो यानी कि ये भी एपी है ना। तो ये हो गया हमारा तीसरा प्रॉपर्टी, ये था हमारा दूसरा प्रॉपर्टी और ये था हमारा पहला प्रॉपर्टी। और अच्छा, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये जो टर्म हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये पॉजिटिव टर्म ही हो। अगर 2 की जगह हम -2 से भी मल्टीप्लाई करते हैं सारे टर्म्स को तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है -6, -10, -14, -18 और ये भी एक एपी ही है। फर्क सिर्फ क्या है, फर्क सिर्फ यह है कि यहां पर जो कॉमन डिफरेंस है वो हो जाता -4, है ना। अब चलो चौथा प्रॉपर्टी देखते हैं, वो भी बिल्कुल सिमिलर है कि हर एक टर्म को अगर हम एक नॉन जीरो कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी होगा। नॉन जीरो कांस्टेंट क्यों, क्योंकि अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, रिजल्ट नॉट डिफाइंड, राइट। तो इसलिए नॉन जीरो चीज से अगर हम डिवाइड करते हैं, मान लेते हैं कि ये गिवन एपी को हम अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 3/2, 5/2, 7/2, 9/2, 11/2, ठीक है ना, 13/2। अब ये क्या है, ये भी हमारा एपी है, क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस चेक करो ना, 5/2 - 3/2 क्या हो जाएगा, 2/2 यानी कि 1। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर जो है ना हर 2 टर्म के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज 2, तो यानी कि ये भी एपी है, ठीक है। तो ये थी हमारी सिंपल सी एपी की प्रॉपर्टीज। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करना तो बनता है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व किए बिना तो कुछ ना समझ आता, है ना। तो फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द एपी हुज kth टर्म इज 5k + 1। ठीक है, तो यहां पर हमें दिया हुआ है कि कोई भी एक जनरल टर्म यानी कि kth टर्म है 5k + 1, हमें निकालना है सम टू n टर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि kth टर्म के हेल्प से हम एपी के शुरू के कुछ टर्म्स बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। k की वैल्यू 1 डाल दो तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 1 + 1 यानी कि 6। k की वैल्यू 2 डाल दो तो ये हो जाएगा 5 × 2 + 1 यानी कि 10 + 1 दैट इज 11। उसी तरह k की वैल्यू 3 डालोगे तो 5k + 1 हो जाएगा 16। तो बेसिकली जो मेरा एपी है वो कुछ ऐसा है, 6, 11, 16 यूं चलता जाएगा ये, ठीक है ना। तो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ऐसे करके ये चला जाएगा कहां तक, कोई भी इसके nth टर्म तक, ठीक है ना। तो अब हमें निकालना है सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स हम कैसे निकालते हैं, n/2 2a + n - 1 × d, इसी तरह से हम निकालते हैं,
है ना। तो अब n की वैल्यू क्या होगी, n तो n ही रहेगी यहाँ पर, क्योंकि हमें n टर्म्स का निकालना है, तो n का वैल्यू n ही रहेगा। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो a की वैल्यू हो जाएगी 6 और d की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस, तो 11 माइनस 6 क्या है 5, तो यहां पर d की वैल्यू हो जाएगी 5 और a की वैल्यू हो जाएगी 6। उसके बाद कुछ खास करना है क्या, कुछ खास है ही नहीं करने को, n/2 डाल दो, 2 इंटू 6 प्लस n-1 इंटू 5। बस अब आप इसे कर लो कैलकुलेट और आ जाएगा आपका आंसर। चलो बच्चों फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इन एन एपी इफ pth टर्म इज 1/q and qth term is 1/p, prove that the sum of first pq terms is 1/2 pq plus 1 where p is not equal to q। अब इस तरह के क्वेश्चंस को देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये 1/p 1/q p q ये सब डाल के ना थोड़ा देखने में लगता है कि क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, बट हम यूज करेंगे वही अपना बेसिक सा फॉर्मूला, ठीक है ना। pth टर्म कैसे निकालते हैं हम, pth टर्म जैसे nth टर्म निकालते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो pth टर्म कैसे निकालेंगे, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, है ना। और क्वेश्चन कह रहा है कि ये pth टर्म क्या है 1/q, तो ये जो है पहली चीज हमें दी हुई है। ठीक इसी तरह से qth टर्म कैसे निकालेंगे, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू दी हुई है 1/p, ये दूसरी चीज हमारे पास दी हुई है, ठीक है। अच्छा अब ये देखो कि हमको प्रूव करना क्या है भाई, तो प्रूव हमें ये करना है कि सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स, तो अब जैसे हम सम ऑफ n टर्म्स निकालते हैं उसी तरह से हम सम ऑफ pq टर्म्स निकाल सकते हैं, n की जगह सिर्फ pq डाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हम लिखते थे ना n/2, तो ये हो जाएगा pq/2 इंटू 2a प्लस n-1 यानी कि pq-1 इंटू d, ठीक है। तो हमको ये प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू 1/2 pq प्लस 1। तो बेसिकली ये हमको करना है टू प्रूव। तो इससे तो अभी तक क्या हुआ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया कि अच्छा चलो भाई करना ये है। तो किसके हेल्प से करेंगे, ये 1 और 2 के हेल्प से ही करना है, जो भी करना है। तो 1 और 2 को देखते हुए हमें साफ साफ पता चल रहा है कि हमारे पास दो इक्वेशंस दिए हुए हैं। जब दो इक्वेशन दिए हुए हैं तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं ना। चलो सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि पहला और दूसरे इक्वेशन को लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, a प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू 1/q। दूसरा है a प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू 1/p, ठीक है। अब इन दोनों को कर देते हैं सबट्रैक्ट, ठीक है। तो क्या होगा, a और a हो जाएगा कैंसिल, इधर क्या बचेगा, इधर बच जाएगा पी डी माइनस क्यू डी। अच्छा यहाँ माइनस डी प्लस डी भी हो जाएगा कैंसिल, तो इधर बच जाएगा पी डी माइनस क्यू डी, जिसे हम लिख सकते हैं p माइनस क्यू इंटू डी, और इस तरफ बच जाएगा 1/q माइनस 1/p, ठीक है। देखो धीरे धीरे कितना सिंप्लीफाई हो रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि d की वैल्यू क्या हो जाएगी, अच्छा p माइनस क्यू इधर है, इसको भी थोड़ा सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू। अब ये p माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमें क्या मिलता है कि d की जो वैल्यू है दैट इज 1/pq। सो दिस इज आवर कॉमन डिफरेंस d। ग्रेट, नाउ वी नो d, सो वी कैन वेरी इजीली फाइंड आउट a, क्योंकि d और a ही हमें चाहिए, राइट। ये जो SPQ की जो वैल्यू है इसमें d और a की वैल्यू अगर हमें मिल जाए तो हम उनकी वैल्यूज डाल के इसको प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो अभी फिलहाल तो हम a की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये रिलेशन को देखो, पहले रिलेशन को देखो, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1/q माइनस पी डी प्लस डी, तो ये हो जाएगा 1/q माइनस पी डी प्लस डी, इस वाली इक्वेशन से, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/q माइनस डी की जगह हम लिख देंगे 1/pq, तो p कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 1/q प्लस डी, तो d की जगह हम फिर से क्या लिखेंगे 1/pq, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो a की भी जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1/pq, ठीक है। तो हमको d की वैल्यू मिल गई विच इज 1/pq, हमें a की भी वैल्यू मिल गई विच इज 1/pq। चलो क्वेश्चन अब सॉल्व हो ही चुका है।
अब हमें जो प्रूव करना है उसके हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं, यानी कि हम एस पी क्यू की वैल्यू निकालते हैं। तो अब एस पी क्यू में हम क्या करेंगे, ए और डी की सिंपल से वैल्यू डाल देंगे। तो ए की जगह हम लिखेंगे 1/pq, ठीक उसी तरीके से डी की जगह भी हम लिखेंगे 1/pq। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। अब जैसे अगर हम देखें इस पहले टर्म को अगर हम देखें तो यहां पर क्या होगा, ये जो PQ है ना, ये न्यूमरेटर वाला जो PQ है वो ये डिनोमिनेटर वाले PQ से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 1/2, अंदर बचेगा 2 प्लस PQ माइनस 1। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 PQ प्लस 1, और यही तो है हमारा राइट हैंड साइड। तो हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया इसे प्रूव। तो डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं था, आसान ही था। हमने वही चीजें यूज की, AN और SN वाले फॉर्मूले, और सिंपल कैलकुलेशन से प्रूव किया। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एक और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m and n terms of an AP is m square is to n square। ठीक है, show that the ratio of mth and nth term is 2m minus 1 is to 2n minus 1। तो यहां पर हमको दिया हुआ क्या है कि सम ऑफ m टर्म्स और सम ऑफ n टर्म्स, इनका जो रेशियो है दैट इज m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर, यानी कि sm बाई sn जो है वो दिया हुआ है m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ठीक है ना, और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें करना है, तो टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव है कि am बाई an जो है दैट इज इक्वल टू 2m माइनस 1 बाई 2n माइनस 1, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो यहां भी वही लॉजिक लगाएंगे जो दिया हुआ है, लेट अस प्ले अराउंड विद दैट। ठीक है, तो अब sm बाई sn इज इक्वल टू m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। हम sm को क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ m टर्म्स, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं m बाई 2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू d। ठीक उसी तरह से sn को हम लिख सकते हैं n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और इसका रेशियो है m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ठीक है ना, तो देखो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर m है n है, इधर स्क्वायर है, तो इनका भी एक एक m हट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 2a प्लस m माइनस 1 इंटू d डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू m बाई n। ठीक है, तो अब जो है हमको हम अब ध्यान देना है कि हम एग्जैक्टली इसको अप्रोच कैसे करें। अब हमको फोकस करना है, जो टू प्रूव है ना, इस पे हमेशा ध्यान रखना है कि भाई हमको प्रूव करना क्या है। ठीक है ना, तो अगर इस पे हम ध्यान दें, अगर इसके राइट हैंड साइड पे ध्यान दें, तो हम देख रहे हैं कि हमें ना कुछ 2m माइनस 1 2n माइनस 1 इस पैटर्न में कुछ ना कुछ चाहिए। ठीक है, और अगर हम जहां तक अभी पहुंचे हैं उसको ध्यान दें, तो इसका जो एक्सप्रेशन हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिला है ये कुछ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्म में है। एग्जैक्टली वो तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2a है, बट कुछ कुछ उसके फॉर्म में है, राइट। तो इसलिए यहाँ पर हम एक स्ट्रैटेजी लगाएंगे। हम क्या कहेंगे कि हम ऐसा करते हैं कि लेट अस रिप्लेस m विथ 2m माइनस 1 एंड लेट अस रिप्लेस n विथ 2n माइनस 1। ठीक है, देखो कितनी आसानी से प्रूव हो जाएगा। इसमें सिर्फ 2 चीजें करनी है। अभी तक हम यहां पहुंच पाए हैं और हमको ये प्रूव करना है। तो अगर दोनों के राइट हैंड साइड को हम कंपेयर करें ना, तो हम देखते हैं कि हमें 2m माइनस 1 बाई 2n माइनस 1 चाहिए, और अभी हमें m और n मिल रहा है। तो ऐसा करते हैं कि m के बदले हम 2m माइनस 1 लिख देते हैं, n के बदले हम 2n माइनस 1 लिख देते हैं। अगर हम राइट हैंड साइड में ऐसा करते हैं तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी वैसा ही करना पड़ेगा, राइट। m की जगह हमें 2m माइनस 1 लिखना पड़ेगा, n की जगह हमें 2n माइनस 1 लिखना पड़ेगा, तभी तो इक्वालिटी मेंटेन रहेगी, है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है। तो अब यहां पर वही करेंगे, हम उसी टैक्टिक को अप्लाई करेंगे। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 2a प्लस m की जगह हम लिखेंगे 2m माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई 2a प्लस n की जगह हम क्या लिखेंगे 2n माइनस 1, और उसके बाद एक माइनस 1 अलग से भी है इंटू डी। इसी तरह राइट हैंड साइड पे हम लिखेंगे 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1। अब देखो एक चीज,
ऐसा करके एटलीस्ट राइट हैंड साइड जो है ना वो तो हमारा जो प्रूफ करना है उसके राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। अब देखते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड का क्या हाल है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये है 2a प्लस 2 इंटू m माइनस 1 इंटू डी, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे 2m माइनस 2 रहेगा तो हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक उसी तरह से डिवाइडेड बाई 2a प्लस 2 इंटू n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2m माइनस 1 बाई 2n माइनस 1। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, अब कुछ खास बचा नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ऊपर से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, नीचे से भी 2 को कॉमन ले सकते हैं, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बच जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1। अब ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में जो दिख रहा है ये बेसिकली am है, डिनोमिनेटर में an है और राइट हैंड साइड में तो 2m माइनस 1 बाई 2n माइनस 1 है। तो कर दिया हमने इसे प्रूव। ठीक है, देखो कितने आसानी से प्रूव हो गया ये। तो इसका जो मेन ट्रिक था ना वो यहाँ पर था। ठीक है, ये जगह इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा इस पे ध्यान देना है आपको कि भाई मैं कहाँ तक पहुंच पाया हूँ। ठीक है, मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, इसके बाद मुझे देखना है कि मुझे प्रूफ क्या करना था। तो वो दोनों को जो है ना थोड़ा सा कंपेयर करना है कि कहाँ पर क्या चीज ट्वीक करने से ना मैं जो मेरा डिजायर्ड रिजल्ट है उसको प्रूव कर पाऊंगा। एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे यहाँ पे और वो है एरिथमेटिक मीन। ये क्या होता है, मान लो आपके पास दो नंबर्स है a और b। ठीक है, अब मैं कह रही हूं कि यार ये a और b के बीच में ना तुम्हें एक तीसरा नंबर को डालना है इन दोनों के बीच में, सच दैट ये तीनों नंबर्स जो हैं ये AP में हो। ठीक है, तो ये जो एक एक्स्ट्रा नंबर हम डाल रहे हैं ये नंबर बेसिकली कहलाता है एरिथमेटिक मीन। तो लेट अस सपोज ये दो गिवन नंबर से AB और बीच में हमने एक नंबर डाला लेट्स से कैपिटल A। तो ये जो कैपिटल A हो जाएगा इसकी वैल्यू विल बी इक्वल टू एवरेज ऑफ AB, यानी कि कैपिटल A इज इक्वल टू A प्लस B डिवाइडेड बाई 2। तो इसे हम कहते हैं एरिथमेटिक मीन। तो अभी हम फटाफट से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से अगर हमारे पास दो नंबर्स दिए हुए हैं और क्वेश्चन अगर हमसे कहे कि भाई इन दो नंबर्स के बीच में ना 10 नंबर ऐसे ऐड करो, मतलब अंदर डाल दो 10 नंबर्स इनके बीच, सच दैट ये सारे नंबर्स जो है एक AP बनाए, और हम इसी एरिथमेटिक मीन के कॉन्सेप्ट से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे, चलो देखेंगे। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 and 26 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। अब आप सोचोगे यार ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, दो नंबर के बीच में एक नंबर ना डालने की बजाय ये कह रहे 5 नंबर डालो। 5 क्या, हम 50 नंबर डाल सकते हैं। कैसे, चलो समझते हैं। मान लेते हैं पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हम इस कोने में समझते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन तो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, मान लेते हैं कि हमारे पास दो नंबर्स हैं A और B और इन दोनों नंबर के बीच में जो है हमें डालने हैं क्या, इनके बीच में जो है हमें डालने हैं n नंबर्स, यानी कि 1 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते n नंबर्स अगर हमें ये दो नंबर्स A और B के बीच में डालने हैं। ऐसे केस में क्या होता है कि किसी भी दो नंबर के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है दैट इज इक्वल टू B माइनस A डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये इसका सबसे क्रिटिकल पार्ट है। अब आप कहोगे कि ये मैम क्या है, ये अचानक से आपने ये फॉर्मूला लिख दिया, कहाँ से आया ये, क्यों मान ले हम। सही बात है भाई, तो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो एग्जाम्पल हम लेंगे सिंपल वाले केस का। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम ऐसा लेते हैं कि भाई इधर मेरा A है और इधर मेरा B है और बीच में मान लेते हैं कि हम डाल देते हैं C को। फिलहाल हम ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें हम सिर्फ एक नंबर डाल रहे हैं बीच में। तो ऐसे केस में जो मेरा कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं। तो अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा C माइनस A या फिर कह सकते हैं B माइनस C। करेक्ट, दोनों बराबर ही हैं। तो अब यहां से हम क्या देखते हैं, तो C की वैल्यू क्या है, C क्या है, C है एरिथमेटिक मीन, तो C की वैल्यू है A प्लस B बाई 2। तो C की ये वाली वैल्यू हम डाल देंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा A प्लस B बाई 2 माइनस A। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B माइनस A
बाई 2। मतलब c की वैल्यू चाहे आप इसमें डालो चाहे आप b माइनस सी में डालो, बट एंड में आपको कॉमन डिफरेंस इतना ही मिलेगा। तो बेसिकली यहां पर हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि जब हम a और b के बीच में एक नंबर डाल रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस कितना है, b माइनस ए बाई 1 प्लस 1। एक नंबर डाला तो उससे एक ज्यादा है डिनोमिनेटर में, तो उसी लॉजिक से जब आप 2 नंबर डालोगे तो आप देखोगे ये आएगा b माइनस ए बाई 3। जब आप 3 नंबर डालोगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा b माइनस ए बाई 4। तो उसी तरह जब आप n नंबर्स डालोगे तो आपका कॉमन डिफरेंस आएगा b माइनस ए बाई n प्लस 1। ठीक है, अब ये तो समझ आ गया। अब क्वेश्चन पे जाते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये जो 8 है, 8 मेरा क्या है a और 26 है मेरा b। ठीक है, और इन दोनों के बीच में मुझे डालने हैं 5 नंबर्स, यानी कि n की जो वैल्यू है वो है 5। तो मुझे बेसिकली 5 नंबर्स डालने हैं a और b के बीच में। तो ऐसे केस में कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, अभी अभी देखा हमने, b माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1, यानी कि 26 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1। ठीक है, तो 26 माइनस 8 हो जाएगा 18 बाई 6 यानी कि 3। तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 3। तो एक बार कॉमन डिफरेंस पता चल गया, अब तो आराम से नंबर डालेंगे। पहला नंबर है हमारा 8, 8 के साथ हम ऐड कर देंगे 3, तो ये हो जाएगा 11, 11 के साथ ऐड कर देंगे फिर से 3, तो ये हो जाएगा 14, इसके साथ ऐड कर देंगे फिर से 3, तो ये हो जाएगा 17, इसमें फिर से 3, 20, फिर से 3, 23, फिर से 3, 26। तो देखो 8 और 26 के बीच में हमने कितने नंबर्स डाल दिए, 1 2 3 4 5। आसान था, बिल्कुल आसान था। वो तो हमें टाइम लगा क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट को समझा, वरना क्वेश्चन को सॉल्व करना तो बिल्कुल चुटकियों वाली बात थी, है ना। तो बच्चा पार्टी अभी तक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी का सब कुछ तो क्लियर होगा मेरे ख्याल से। तो अब शुरुआत करेंगे जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या होता है ये, समझ लो कुछ एपी के जैसा ही होता है, लेकिन यहां पर कॉमन डिफरेंस कुछ नहीं होता है, यहां पर होता है कॉमन रेशियो। याद करो वो पुशअप वाला एग्जाम्पल जो शुरू में लिया था, कैसा दिखता था वो वाला सीक्वेंस, कुछ ऐसा दिखता था, 5 10 20 40। तो इसे अगर हम देखें तो यहां पर कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है। मतलब 5 के साथ अगर हम 5 और ऐड करेंगे तो 10 मिलेगा, पर 10 के साथ 5 और ऐड करने से हमें 20 नहीं मिलेगा, राइट। तो यानी कि इसमें कॉमन डिफरेंस का लॉजिक नहीं है, तो ये एपी नहीं है। बट ये क्या है, यहां हम देखते हैं कि अगर हम 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10 मिलेगा, 10 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे हमें 20 मिलेगा, 20 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 मिलेगा। तो यानी कि हर 2 टर्म के बीच का जो रेशियो है वो बराबर है। यानी कि 10/5 क्या है, 2, 20/10 क्या है, 2, 40/20 क्या है, 2। तो मतलब रेशियो ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, और इस रेशियो को हम कहते हैं कॉमन रेशियो। ठीक है, तो एपी में था कॉमन डिफरेंस जिसे हम डी से डिनोट करते थे, और जीपी में है कॉमन रेशियो जिसे हम आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अगर हमें जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को डिफाइन करना हो तो हम क्या कहेंगे, कोई भी सीक्वेंस a1 a2 a3 a4 अप टू an सच दैट none of the term is zero, यानी कि each term should be नॉन जीरो, क्योंकि यहां पर हम रेशियो की बात कर रहे हैं, राइट। तो कोई भी टर्म अगर जीरो हो जाएगा तो समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो नॉन डिफाइंड हो जाएगा, करेक्ट। तो इसीलिए जीपी में जरूरी है कि कोई भी टर्म जीरो ना हो और रेशियो ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, दैट इज आवर कॉमन रेशियो। तो इन जनरल अगर हमें एक जीपी को रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ इस तरह से, ए पहला टर्म, दूसरा टर्म हो जाएगा ए आर, तीसरा टर्म हो जाएगा ए आर स्क्वायर, चौथा टर्म हो जाएगा ए आर क्यूब, फिर हो जाएगा ए आर 4 एंड सो ऑन। तो हम देखते हैं कि हर एक टर्म जैसे जैसे बढ़ रहा है एक और आर मल्टीप्लाई होता जा रहा है, राइट। तो जिस तरह से अगर एपी से कंपेयर करें तो एपी में इन जनरल कैसे लिखते हैं, ए प्लस डी
a प्लस 2d, a प्लस 3d, तो वहां पे ऐड होते जाता है कॉमन डिफरेंस, यहां पर मल्टीप्लाई होते जाएगा कॉमन रेशियो। तो जीपी के अंदर भी हम nth टर्म निकालेंगे, हम सम ऑफ n टर्म्स निकालेंगे, और ये सब कुछ निकालने के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी और दूसरा कॉमन रेशियो। तो nth टर्म ऑफ जीपी हम कुछ ऐसे निकालते हैं, an इज इक्वल टू a r टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, जब हमें सम ऑफ n टर्म्स निकालना हो यानी कि Sn, वो कैसे निकालते हैं, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, या फिर a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम जीपी के केस में सम ऑफ n टर्म्स निकालेंगे। अब जैसा एपी के अंदर हमने बात किया था एरिथमेटिक मीन का, कि भाई दो नंबर्स दिए हुए हैं, तीसरा एक ऐसा नंबर बीच में डालो ताकि तीनों नंबर्स एपी में हो, ठीक उसी तरह से जीपी के केस में हम बात करेंगे जियोमेट्रिक मीन का। ठीक है, जियोमेट्रिक मीन यानी कि अगर हमारे पास दो नंबर्स दिए हुए हैं ए बी, बीच में एक तीसरा नंबर ऐसे डालना है ताकि ये तीनों नंबर्स जीपी में हो, तो ये जो बीच में हम तीसरा नंबर डाल रहे हैं दैट इज बेसिकली जियोमेट्रिक मीन, और इसकी वैल्यू होती है रूट ओवर ए बी। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में हम एरिथमेटिक मीन को AM से कई बार डिनोट करते हैं और जियोमेट्रिक मीन को GM से डिनोट करते हैं। और हम ऐसा देखते हैं कि एरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन के बीच में एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, और वो क्या है, चलो देखते हैं। एरिथमेटिक मीन a प्लस बी बाई 2, जियोमेट्रिक मीन रूट ओवर ए बी, इतना तो हमें पता है। दोनों के बीच का रिलेशन निकालने के लिए हम करते हैं a माइनस जी। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलता है, a प्लस बी बाई 2 माइनस रूट ए बी। ठीक है, अगर इसे हम कैलकुलेट करें, नीचे 2 ले लिया हमने LCM, तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाले फॉर्म में है। a को हम लिख सकते हैं रूट a का होल स्क्वायर, उसी तरह b को हम लिख सकते हैं रूट b का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट ओवर ab डिवाइडेड बाई 2। तो ऊपर ये क्या हो गया, a माइनस b होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब ये क्या है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर है इसका मतलब दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो दिस मीन्स कि a माइनस जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि a इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू g। तो यही इन दोनों के बीच का रिलेशन है कि अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर्स दिए हुए हैं तो उनका जो एरिथमेटिक मीन होगा वो हमेशा जियोमेट्रिक मीन के या तो बराबर होगा, नहीं तो उससे ज्यादा होगा, बट किसी भी केस में एरिथमेटिक मीन कम नहीं होगा। क्वेश्चन ट्राई करने का टाइम आ गया है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ जीपी हुज 8th टर्म इज 192 एंड कॉमन रेशियो इज 2। सिंपल सा क्वेश्चन है, दिया हुआ क्या है कि 8th टर्म दिया हुआ है 192 और कॉमन रेशियो यानी कि r की वैल्यू दी हुई है 2। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 12th टर्म। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि कोई भी nth टर्म हम कैसे निकालते हैं, a r टू द पावर n माइनस 1। ठीक है ना, तो सबसे पहले अगर हमें ये 12th टर्म निकालना है तो उसके लिए मुझे r की वैल्यू पता होनी चाहिए जो कि पता है, n की वैल्यू पता होनी चाहिए जो कि पता है, r a की वैल्यू भी पता होनी चाहिए यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी की वैल्यू पता होनी चाहिए जो हमें नहीं पता है। तो इसलिए सबसे पहले हम ये a8 की वैल्यू को के हेल्प से a की वैल्यू निकालेंगे। तो यानी कि यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू 8 डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a r टू द पावर 8 माइनस 1 यानी कि 7। ठीक है, तो a8 क्या है, 192 इज इक्वल टू a इंटू 2 टू द पावर 7। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 192 बाई 2 टू द पावर 7। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा 3/2। तो अब हमें a की वैल्यू पता है, तो यानी कि अब जो भी हमें जरूरत है 12th टर्म निकालने के लिए वो सब हमें पता है। तो ये हो जाएगा a r टू द पावर 12 माइनस 1। a की वैल्यू है 3/2, r की वैल्यू है 2 टू द पावर 11। तो आप इसे कैलकुलेट कर लोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब आर नीडेड टू गिव द सम 120। तो यानी कि जीपी का सम यहाँ पर दिया हुआ है, तो सम ऑफ n टर्म्स जो है दैट इज गिवन एज 120। और क्या दिया हुआ है, मुझे पहले दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ कि पहला टर्म जो है वो है 3। कॉमन रेशियो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 3 स्क्वायर बाई 3, 3 क्यूब बाई 3, क्या आएगा कॉमन रेशियो 3।
तो सब कुछ तो दिया हुआ ही है यार। तो Sn कैसे निकालते हैं हम? सम ऑफ n टर्म्स, a r to the power n minus 1 डिवाइडेड बाई r minus 1। तो इसमें वैल्यूज डाल देते हैं। ये दिया हुआ है 120, a है 3, r है 3 to the power n minus 1 डिवाइडेड बाई r यानी कि 3 minus 1। तो अब मेरे ख्याल से आसानी से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ सकती हूँ, बिल्कुल छोड़ सकती हूँ वैसे तो। चलो थोड़ा सा और कर देते हैं। 120, अब इधर 2 आएगा, 2 को इधर भेज देते हैं। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 3 टू द पावर n माइनस 1। कैलकुलेट करो, 3 को भी इधर भेज दो और फिर इसकी कैलकुलेशन अब आप खुद से कर लोगे। तो मैं बता दूं कि लास्ट में आपको n की वैल्यू मिलेगी 4, यानी कि हमें 4 टर्म्स चाहिए इस जीपी के, ताकि जो सम ऑफ द जीपी हो दैट कम्स आउट टू बी 120। तीसरा क्वेश्चन, इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 and 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज जीपी। ये उसी तरह का कॉन्सेप्ट है जैसा हमने एपी के केस में किया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर कभी भी हमारे पास 2 गिवन नंबर्स हैं ए और बी, और इनके बीच में अगर हमें n नंबर्स इंसर्ट करने हैं इस तरीके से सच दैट कि ऑल दीज नंबर्स आर इन जीपी, तो ऐसे केस में जो मेरा कॉमन रेशियो हो जाता है वो क्या हो जाता है? ऐसे केस में कॉमन रेशियो इज इक्वल टू b बाई a टू द पावर 1 बाई n प्लस 1। लॉजिक मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है। अगर आप चाहो तो पहले एक नंबर डाल के देखो, दोनों के बीच में आप देखोगे कि यहां पर आपको मिलेगा b बाई a टू द पावर 1 बाई 2। जब आप 2 नंबर डालोगे तो आपको मिलेगा b बाई a टू द पावर 1 बाई 3। तो ये आप खुद से करके देख सकते हो, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 2 नंबर इंसर्ट करने हैं, यानी कि n की वैल्यू है 2 और a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 81, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम कॉमन रेशियो निकालेंगे, यानी कि r की वैल्यू निकालेंगे। तो वो हो जाएगा 81 बाई 3 टू द पावर 1 बाई 2 प्लस 1। तो 3 बाई 81 क्या हो जाएगा? 27 टू द पावर 1 बाई 3। 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3, सो 3 टू द पावर 3 टू द पावर 1 बाई 3। तो ये पावर में 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये r की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। अब 3 हो गई r की वैल्यू। तो अब नंबर इंसर्ट करना आसान है। पहला नंबर है 3, सो 3 के साथ कर दो मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 3 कॉमन रेशियो है, तो ये हो जाएगा 9। अब 9 के साथ फिर से कर दो मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 27। 27 के साथ फिर से मल्टीप्लाई कर दो 3, तो ये हो जाएगा 81। तो हम देखते हैं कि 3 और 81 के बीच में ये 2 नंबर्स इंसर्ट होंगे, 9 and 27। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 6 times their geometric means. Show that the numbers are in the ratio 3 plus 2 root 2 is to 3 minus 2 root 2. तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए हम कुछ एज्यूम करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो 2 नंबर्स कौन से हैं, राइट। तो क्या करते हैं कि लेट अस एज्यूम दैट द नंबर्स आर a एंड b, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि a प्लस b जो है दैट इज 6 times देयर जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? रूट ओवर ए बी, ठीक है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं? अब यहां से हमें प्रूफ क्या करना है कि शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो, यानी कि a बाई बी इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 बाई 3 माइनस 2 रूट, ये हमें करना है प्रूफ, ठीक है। तो वही लॉजिक लगाना है कि पहले ये ध्यान से देखो कि प्रूफ करना क्या है। ये प्रूफ करना है और हम यहां पर हैं, तो क्या करना ज्यादा ठीक रहेगा? कैसे सॉल्व करें इसे? एक ऑप्शन हो सकता है, एक अप्रोच ये हो सकता है कि भाई a प्लस बी माइनस 6 रूट ए बी इज इक्वल टू 0, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करने का ट्राई करें। बट उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें एंड ऑफ द डे a बाई बी निकालना है, राइट। तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी लगाना पड़ेगा कि हम डायरेक्टली a बाई बी पे पहुंच जाएं। तो वो स्ट्रैटेजी क्या लगाएंगे? हम इसको इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग इट लाइक दिस एज माइनस 6 रूट ए बी, हम क्या करेंगे? ये रूट ए बी को नीचे ले आएंगे, यहाँ पे रूट ओवर ए बी को यहां ले आएंगे ऐसे, ताकि समथिंग बाय समथिंग के फॉर्म में चीजें रहें, क्योंकि हमें लाना तो है a बाई बी के फॉर्म में ही अपना रिजल्ट, है ना। ये आ गया।
यहाँ पर हम एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पर हम लगा सकते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो वाला कॉन्सेप्ट। क्या होता था कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे जो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर रहता है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो से हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, हम ऐसे लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट अगर हम लगाएं तो इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे a प्लस बी प्लस रूट ए बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी माइनस रूट ए बी, है ना। अब थोड़ा और सोचो, a प्लस बी प्लस रूट ए बी, इसमें अगर a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी होता, जैसे a प्लस बी प्लस रूट ए बी अगर आता है, इसी में अगर हम देखें तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, खाली 2 मिसिंग है। तो यानी कि अगर यहाँ पर ये 2 आ जाता ना तो मजा आ जाता, फिर ये बन जाता रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर। मतलब धीरे धीरे हम ऐसे अप्रोच की तरफ जा रहे हैं जिससे हमें लास्ट में a बाई b मिल जाए इस तरफ, राइट। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि ये नीचे जो है ना एक 2 ले आते हैं। अगर यहाँ पे 2 लाते हैं, ये 2 कहाँ से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे। 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2, तो 2 को इधर ले आए, ठीक है। देखो ये जो इस तरह के जो स्टेप्स होते हैं ना, इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ता है कि हम कैसा ट्रिक लगाएं ताकि जो फाइनल रिजल्ट है वहां तक हम पहुंच सकें। अब हम लगाते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी इज इक्वल टू 3 क्या है, 3/1 है, राइट। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/2, तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं रूट a प्लस रूट बी डिवाइडेड बाई रूट a माइनस रूट बी इज इक्वल टू, ये पूरा होल स्क्वायर है तो इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो बन जाएगा इधर √2, ठीक है। सबको समझ आ गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे हम, अब फिर से इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर हम फिर से क्या लगा सकते हैं, फिर से कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं, क्योंकि अब अगर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है बहुत सिंप्लीफाई होने वाला है, क्योंकि रूट a प्लस रूट बी प्लस रूट a माइनस रूट बी करेंगे तो रूट बी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो कुछ सिंप्लीफाई होगा, चलो फिर से लगाते हैं। तो ये हो जाएगा रूट a प्लस रूट बी प्लस रूट a माइनस रूट बी डिवाइडेड बाई रूट a प्लस रूट बी माइनस रूट a प्लस रूट बी। तो न्यूमरेटर में अगर हम देखें तो रूट बी कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो रूट a कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू √2 + 1 डिवाइडेड बाई √2 - 1, क्योंकि दिस इज बेसिकली √2 / 1, राइट। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√a बाई 2√b इज इक्वल टू √2 + 1 बाई √2 - 1, ठीक है। ठीक है, बढ़िया है बिल्कुल। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए था, हमें a बाई बी चाहिए था, राइट। देखो हम कितने पास आ चुके हैं। तो a बाई बी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा a बाई बी, इधर क्या हो जाएगा √2 + 1 बाई √2 - 1 का होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर को अगर देखें तो a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा 3 + 2 √2 डिवाइडेड बाई 3 - 2 √2। तो हमको यही करना था प्रूव, और हमने कर दिया। तो ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैं कहूँगी इसलिए था क्योंकि यहाँ पर ये जो हमने स्टेप किया ना, ये स्टेप खुद से अचानक से सोचना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो क्या करने से हम इसे अच्छे से सोच पाएंगे, प्रैक्टिस, एग्जैक्टली। जब हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हमें आइडिया लगेगा कि कैसा पैटर्न रहने से हमें कैसे सोचना है। बट हमेशा इस तरह के प्रूव करने वाले क्वेश्चन में ना, हम जहां पे होते हैं उसको ध्यान से देख करके ये समझना है कि हमें पहुंचना कहाँ पे है, राइट। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 4। तो कैसी चल रही है जर्नी बच्चा पार्टी, समझ आया एपी और जीपी। तो अब हम जा रहे हैं थोड़े से और डिफिकल्टी लेवल पे।
अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सीरीज के बारे में जो ना तो पूरी तरह एपी होता है और ना ही पूरी तरह जीपी होता है, और इसकी वजह से हम इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि यार इसमें कौन से फॉर्मूले लगाएं, एपी वाले या जीपी वाले, राइट। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देखो, ये एग्जाम्पल है 3 × 8 प्लस 6 × 11 प्लस 9 × 14 प्लस सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो जो पहले टर्म्स है ना, जैसे 3, 6, 9, ये एपी में है, क्योंकि 3 के साथ आप 3 ऐड करोगे तो 6 मिलेगा, 6 के साथ फिर से 3 ऐड करोगे तो 9 मिलेगा, तो ये एपी में है। अब हर टर्म का जो दूसरा पार्ट है ना वो भी एपी में है, जैसे कि 8, 11, 14, राइट। लेकिन जो ओवरऑल जो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म है वो एपी में नहीं है, करेक्ट। मतलब ओवरऑल जैसे अगर आप पहले टर्म की बात करो तो दिस इज 24, 3 × 8 इज 24। दूसरे टर्म की बात करो तो इट इज 66। अब 24, 66 जो तीसरा टर्म आ रहा है वो, ये जो है आपस में एपी में नहीं है। तो इसका मतलब ओवरऑल ये जो सीरीज है दिस इज नॉट इन एपी, लेकिन जो इनके टर्म्स हैं ये एपी में है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब इस दूसरे एग्जाम्पल में अगर आप ध्यान दो तो इसके जो पहले, मतलब हर टर्म का जो पहला पार्ट है ना दैट इज इन एपी, जैसे कि 3, 5, 7, उसके बाद 9 आएगा, उसके बाद 11 आएगा, तो ये जो है एपी में है। लेकिन जो इनका जो दूसरा पार्ट है ना, जैसे कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ये एपी में नहीं है और ये जीपी में भी नहीं है, राइट। तो कई बार जो है हमारे पास इस तरह की सीरीज होती है जिसका कुछ पार्ट एपी में होता है, कुछ पार्ट जीपी में होता है, कभी कभी उसमें कुछ पार्ट एपी में होता है और कुछ पार्ट ना तो एपी होता है ना जीपी होता है। तो इस तरह के सीरीज को हम कुछ डिफरेंट टेक्निक से हैंडल करते हैं, तो अभी हम वही देखने वाले हैं। ये जो स्पेशल सीरीज वाले क्वेश्चंस हैं, इन्हें सॉल्व करने के लिए आपको 3 फॉर्मूले पता होने चाहिए, क्योंकि वो बहुत काम आने वाले हैं। और वो क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 + 2 + 3 + up to n। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + डॉट डॉट डॉट। एंड सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, दैट इज 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + so on up to n क्यूब। ठीक है, तो इन तीनों के जो फॉर्मूले हैं ये आपको होने चाहिए याद। अब आप कहोगे कि ये फॉर्मूले क्या होते हैं और हम कहाँ से डिराइव करते हैं इन्हें। तो अगर आप सबको ध्यान हो तो जब हमने मैथमेटिकल इंडक्शन वाला लेसन किया था तो उसमें हमने इनके लिए फॉर्मूले डिराइव किए थे। तो वी कुड एक्चुअली प्रूव दीज फॉर्मूले यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो अगर आप चाहो तो, इनफैक्ट आई एम प्रिटी श्योर कि मैथमेटिकल इंडक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो आपको पता है कि ये इन्हें किस तरह से डिराइव किया जाता है। तो फिलहाल हम फॉर्मूले देखेंगे क्योंकि फिलहाल हमें वही काम आने वाले हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हो जाएगा n × n+1/2। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हो जाएगा n × n+1 × 2n+1/6। और सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हो जाएगा n × n+1/2 का होल स्क्वायर। तो पहला और दूसरा फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम ही है, खाली उसी का स्क्वायर कर दिया गया है, राइट। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब इसे अप्लाई कैसे करेंगे? चलो कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं यार, तभी तो पता लगेगा। तो ट्राई करते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम टू n टर्म्स 3 × 1 स्क्वायर + 5 × 2 स्क्वायर + 7 × 3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी कुछ मिक्सचर सा ही है, मतलब ना तो प्रॉपर एपी है ना ही प्रॉपर जीपी है। तो ऑब्वियसली इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे एक स्पेशल सीरीज। ठीक है, चलो देखते हैं कि यहाँ पे टर्म्स का पैटर्न क्या है। पहला टर्म है 3 × 1 स्क्वायर, दूसरा है 5 × 2 स्क्वायर, तीसरा है 7 × 3 स्क्वायर। तो ऐसे ही अगर बढ़ता गया तो nth टर्म क्या हो जाएगा? 3, 5, 7 ऐसे बढ़ रहा है ये। तो ये कैसे बढ़ रहा है? 2n+1 के फॉर्म में बढ़ रहा है, राइट। तो ये हो जाएगा 2n+1। और यहाँ पे क्या है? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर। तो बेसिकली जो मेरा nth टर्म होगा वो होगा ये 2n+1 × n स्क्वायर। अब मुझे nth टर्म मिल गया है, तो अगर मुझे सम ऑफ n टर्म्स निकालना है तो बेसिकली मुझे क्या करना है? ये समेशन ऑफ nth टर्म करना है फ्रॉम n = 1 to n = n। तो अब an की जगह हम इसे लिख सकते हैं, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2n³ + n स्क्वायर। तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ 2n³ + समेशन ऑफ n स्क्वायर। ठीक है,
जहाँ पर दिस n इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ भी n इज इक्वल टू 1 to n। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 को बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ n क्यूब, n इज इक्वल टू 1 to n प्लस समेशन ऑफ n स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वही फॉर्मूला यूज करेंगे स्पेशल सीरीज वाले, n क्यूब यानी कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब। उसका समेशन क्या होता है, हमने पढ़ा था n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना। उसी तरह n स्क्वायर का समेशन क्या होता है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। इसका क्या होता है समेशन, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो अब आप अगर इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, कैलकुलेट करके आपको मिल जाएगा अपना फाइनल आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सम टू n टर्म्स हुज nth टर्म इज गिवन बाय n स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर n। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा nth टर्म ही दिया हुआ है, तो हमारा काम थोड़ा और आसान है। समेशन ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा, nth टर्म का समेशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 to n, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस 2n। तो इसे हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस 2 इंटू समेशन ऑफ n, है ना। 1 सेकेंड, तो यहाँ पे मैंने कर दिया है कुछ गड़बड़, ये 2n नहीं था, ये 2 to the power n था, है ना। तो इसीलिए इसको हम ऐसे थोड़ी लिख सकेंगे, इसको हमें ऐसे ही रखना पड़ेगा 2 to the power n। ठीक है, अब समेशन ऑफ n स्क्वायर क्या होता है ये तो हमें पता है, ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। लेकिन समेशन ऑफ 2 to the power n क्या है, इसे अगर हम देखें साइड में, यहाँ पे n की वैल्यू 1 से लेके n तक चेंज हो रही है, तो ये कुछ ऐसा होगा 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, ऐसे करते करते अप टू 2 to the power n। तो ये क्या है, दिस इज अ जीपी, राइट, क्योंकि ये हर एक टर्म जो है ना, दैट इज वी आर गेटिंग एवरी टर्म बाय मल्टीप्लाइंग 2 to the previous टर्म, राइट। तो यानी कि ये जीपी है। आप देखो कोई भी दो टर्म का जो रेशियो है ना, दैट इज 2। ठीक है, तो ये बेसिकली हम यहाँ पर क्या निकालना चाह रहे हैं, तो ये बेसिकली एक जीपी है विथ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2 एंड कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 2। और यहाँ पर हम क्या निकालना चाह रहे हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। तो जीपी का n टर्म्स कैसे निकालते हैं, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। a की वैल्यू तो 2 है, r की वैल्यू भी 2 है, तो सिंपल वो फॉर्मूला डाल दिया हमने, बस। अब क्या, अब करो कैलकुलेट। अब देखते हैं एक आखिरी क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56। इफ वी सब्ट्रैक्ट 1, 7, 21 फ्रॉम दीज नंबर्स वी ऑब्टेन एन एपी, फाइंड द नंबर्स। इंटरेस्टिंग, राइट। तो मान लेते हैं कि ये जो 3 नंबर्स जो जीपी में है वो है ए आर और ए आर स्क्वायर, ऐसे ही तो लिखते हैं हम जीपी को, राइट। तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि इनका जो सम है यानी कि a प्लस ए आर स्क्वायर जो है दैट इज 56। ये हमारा पहला कंडीशन दिया हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हर एक टर्म से हम 1, 7 और 21 सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि a से सब्ट्रैक्ट किया 1, ए आर से सब्ट्रैक्ट किया 7, ए आर स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट किया 21, अगर हमने ऐसा किया तो ये जो सीक्वेंस है ये बन जाएगा एक एपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, अगर ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है दैट एक्चुअली मीन्स कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट होगा। दैट मीन्स ए आर माइनस 7 मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो है दैट विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, है ना। ये तो एपी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा मेन एजेंडा क्या है कि ए की कुछ वैल्यू निकालते हैं, आर की कुछ वैल्यू निकालते हैं। जब ए और आर हमें पता चल जाएगा तो अपने आप ही जो है ये नंबर्स हमें मिल जाएंगे, राइट। तो अब वैल्यूज निकालने के लिए इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, तो इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं कि इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये मिलेगा ए आर माइनस 7 माइनस ए प्लस 1 इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर माइनस 21 माइनस ए आर प्लस 7। अब इन सबको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अगर हम ले जाएं सारे टर्म्स को, तो हमें मिलेगा ए आर स्क्वायर माइनस 2 ए आर माइनस 8 प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो जब आप कैलकुलेट करोगे आपको भी यही इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो पहला वाला रिलेशन था ना, इस पहले रिलेशन से हम देखते हैं कि हमें क्या पता है कि a प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56 ये होता है, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं कि लेट अस पुट, यहाँ पर भी हमें दिख रहा है ए आर स्क्वायर प्लस ए है हमारे पास, तो लेट्स पुट ए आर स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 56 माइनस ए आर। ये कहाँ से मिला हमें? इक्वेशन 1 से मिला। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमको ये आर स्क्वायर से छुटकारा मिल जाए, आसानी से हम वैल्यूज निकाल सकें। ठीक है, तो ए आर स्क्वायर प्लस ए की जगह हम लिख देंगे 56 माइनस ए आर, और बाकी के दो टर्म्स एज इट इज रहेंगे, -2 ए आर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? 48 माइनस 3 ए आर इज इक्वल टू 0, तो ए आर इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू 16 बाई आर। तो चलो कुछ तो रिलेशन हमें मिला, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम? ए की वैल्यू हमें आर के टर्म्स में मिल गई है, तो अगला हम क्या करेंगे? यहाँ पर अभी हमारा जो फोकस है वो सिंपल है, हमें ए और आर की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करने वाले हैं कि ए की जो ये वैल्यू है 16 बाई आर, इसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो उससे क्या होगा? हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा, 16 बाई आर प्लस 16 बाई आर इंटू आर प्लस 16 बाई आर इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56। तो ये आर आर कैंसिल हो जाएगा, ये आर और यहाँ पे भी एक आर कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो अब हमें क्या मिल जाएगा? 16 बाई आर प्लस 16 आर इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब क्या करो आप? अब आप करो इसे कैलकुलेट। जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा? आर की दो पॉसिबल वैल्यूज मिलेंगी, आर इज इक्वल टू 2 एंड आर इज इक्वल टू 1/2। तो ये कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप खुद से कर लोगे। तो आर की दो पॉसिबल वैल्यूज होंगी, तो जब आर की वैल्यू 2 होगी तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8, क्योंकि ए क्या है? 16 बाई आर। उसी तरह जब आर की वैल्यू 1/2 होगी तो ए की वैल्यू हो जाएगी 32। ठीक है, तो इस वाले सिनेरियो में जो मेरा जीपी बनेगा वो कैसा बनेगा? मेरा जीपी बनेगा 8, 16, 32, है ना। ये मेरा जीपी बन जाएगा। और इस वाले सिनेरियो में जो मेरा जीपी बनेगा वो कैसा बनेगा? वो बनेगा 32, 16, 8। मतलब एक केस में मेरा इंक्रीजिंग जीपी बनेगा, दूसरे केस में मेरा डिक्रीजिंग जीपी बनेगा। तो इस तरह से हमने क्या किया? हमने निकाल लिए नंबर्स, और अपने जस्ट फॉर योर ओन वेरिफिकेशन आप देखो कि इनमें से अगर आप 1, 7 और 21 सब्ट्रैक्ट करो, मान लो इसमें से आपने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? 7। इसमें से 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? 9। इसमें से आपने 21 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? 11। और ये 7, 9, 11 क्या है? ये एक एपी में है, राइट। तो उस तरह से भी हमने वेरीफाई कर लिया अपना आंसर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये तो काफी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इट वाज मोर अबाउट कैलकुलेशन। ठीक है, तो बच्चों यही खत्म होता है सीक्वेंसेस एंड सीरीज का ये चैप्टर। लेकिन याद रहे, मैंने पहले भी बताया था कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो के बाद एक के बाद एक लगातार आने वाले हैं 2 वीडियो सिर्फ क्वेश्चंस से रिलेटेड। तो इसके बाद जो वीडियो आपको मिलेगी उसके अंदर हम एनसीईआरटी के जो इतने एक्सरसाइजेस हैं, एक्सरसाइज 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 से क्वेश्चंस चुन चुन के उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसके अंदर हम सिर्फ मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थोड़े से पेचीदे होते हैं और बच्चों से सॉल्व नहीं होते। तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे और उसके अंदर हम काफ़ी सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस डील करेंगे। तो बच्चों ध्यान रहे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या करना है? हमेशा की तरह एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस खुद से ट्राई करने हैं, और जब तक आप उन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करोगे तब तक आ जाएगा मेरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन वाला वीडियो। उस वीडियो को देख लेना, और उसके बाद आएगा मिसलेनियस वाला वीडियो, उसे भी ज़रूर देख लेना। और अगर आपने ये तीनों वीडियो देख लिया, ट्रस्ट मी, सीक्वेंस एंड सीरीज जो है आपकी मुट्ठी में। तो तब तक के लिए सभी लोग टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। मैं जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।